लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन जहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अ थिन लेंस ऑफ फोकल लेंथ प्लस 12 सेंटीमीटर, यानी कि फोकल लेंथ पॉजिटिव दिया हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। सो नाउ दिस लेंस इज इमर्स्ड इन वाटर, जहाँ पर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है 1.33। तो व्हाट इज इट्स न्यू फोकल लेंथ, यानी कि जैसे मान लीजिए फैक्ट्री से बंद करके ये लेंस आई। अब मैंने इसके दोनों तरफ क्या मानना है कि कुछ नहीं है, इसका मतलब एयर है। एयर का मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। तो फिर उस केस में इस लेंस का जो फोकल लेंथ होगा वो आपको दिया हुआ है, दैट इज 12 सेंटीमीटर। लेकिन हमने ये सीखा है कि लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो सिर्फ उसके खुद के मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि इस बात पे भी डिपेंड करता है कि लेंस के आसपास मीडियम क्या है। तो अभी जो यहाँ पर 12 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, ये किस सिचुएशन में दिया हुआ है? जब आसपास में एयर है। ये कुछ नहीं कहा गया है, इसका मतलब कि ये ग्लास से बना होगा, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5। तो फॉर्मूले के हिसाब से हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि 1/12 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1, इसके डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा, उसको रहने देते हैं, डिवाइड बाई 1/r1 माइनस 1/r2। ये दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में आपसे कुछ नहीं कहा जा रहा है, तो फिलहाल इसको 1/r1 माइनस 1/r2 ही रहने देते हैं। तो अगर इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो 1/r1 माइनस 1/r2, ये हमें क्या मिल जाता है, 1.5 माइनस 1.5 हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 12 इंटू 0.5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.6। ठीक है, तो ये 1/r1 माइनस 1/r2 की वैल्यू है। अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं अंडर द न्यू सर्कमस्टांस, जहां पर इन लेंस के दोनों तरफ एयर नहीं बल्कि वाटर है, तो अब क्या चीज़ें बदलेंगी? अब नया फोकल लेंथ क्या होगा पता नहीं हमें, फिलहाल उसको 1/f मान लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा μ2/μ1, यानी कि 1.33 माइनस 1। और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आना चाहिए 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये एक्सप्रेशन हमने ऑलरेडी पहले निकाला हुआ है, तो ये बन जाएगा 1.5/1.33 माइनस 1, और ये इंटू हो जाएगा 1/6। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, ये 1.5 डिवाइड 1.33 माइनस 1, ये आपको 1/8 आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/48। इसका मतलब कि फोकल लेंथ आपका हो गया 48 सेंटीमीटर। तो अब देखिए फोकल लेंथ कितना चेंज हो जाता है, इसको आप एफ डैश मान सकते हो अगर, तो आपका जो नया फोकल लेंथ हो गया दैट बिकम्स 48 सेंटीमीटर। तो साफ दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर कि लेंस के आसपास क्या मीडियम है उस पर लेंस का फोकल लेंथ डिपेंड करता है। ओके, अब एक नया आप कह सकते हैं लेंस का ही सब टॉपिक है, वो स्टार्ट करते हैं हम, जहाँ पर हमको सीखना है कि पावर ऑफ ए लेंस क्या होता है, और जब लेंस को कॉम्बिनेशन रखेंगे तो फिर उससे क्या होने जा रहा है। सो लेट्स कंटिन्यू विद दैट। ओके, सो पावर ऑफ ए लेंस, पावर ऑफ ए लेंस डिफाइन किया जाता है 1 अपॉन फोकल लेंथ। बहुत सिंपल डेफिनेशन और मैथ्स है इसकी, इट्स सिंपली 1 अपॉन फोकल लेंथ। आप लोग सुनते होंगे कि जो चश्मे आप पहनते हैं, जिसको चश्मे पहनने की जरूरत पड़ती है, उसका पावर होता है कुछ प्लस पॉइंट 25, 0.5, 1.5, 2.5, कभी कभी किसी का कुछ ज़्यादा ही हो जाता है 3, 4, या कभी किसी का नेगेटिव में भी हो जाता है -0.5, -1.5। तो बेसिकली हमारे पास दो तरह के लेंस हैं, एक कॉन्वेक्स, दूसरा कॉनकेव। तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या सीखा कि फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव, तो जाहिर सी बात इसका पावर भी क्या होगा, पावर भी उसका होगा पॉजिटिव। कॉनकेव लेंस में क्या होता है, कॉनकेव लेंस में फोकल लेंथ होती है नेगेटिव, तो इसका पावर भी क्या होगा, इसका पावर होगा नेगेटिव। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा इसका, पर मीटर, लेकिन जो ज़्यादा फेमस यूनिट है दैट इज डायोप्टर। तो डायोप्टर से किसी पावर ऑफ लेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो पावर इज सिंपली 1 अपॉन फोकल लेंथ, ईजिली आपको याद रहेगा ये 0.5 सेंटीमीटर किसी लेंस का, तो इजिली इसका पावर हम निकाल सकते हैं, पावर हो जाएगा 1/2.5, यानी कि 0.4। यूनिट के हिसाब से ये पर सेंटीमीटर बनता है। अब अगर आपको डायोप्टर में डालना है, डायोप्टर यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो ज़रा ध्यान रखिएगा कि ये पर सेंटीमीटर है। डायोप्टर इज बेसिकली
पर मीटर, तो वहाँ पर सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर और पर मीटर कन्वर्जन को अवॉइड मत कीजिएगा, बिकॉज अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ये छोटा मोटा ख्याल आपको यूनिट का रखना चाहिए हमेशा। फॉर एग्जाम्पल अगर फोकल लेंथ लेट्स से आपको दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर, तो पावर भी क्या हो जाएगा, पावर भी नेगेटिव हो जाएगा। पावर उस केस में क्या हो जाएगा, 1/-10, ठीक है, यानी कि -0.1 पर सेंटीमीटर। तो अगर फोकल लेंथ नेगेटिव हो पॉजिटिव होगा तो पावर पॉजिटिव होगा, फोकल लेंथ अगर आपका नेगेटिव होगा तो पावर भी नेगेटिव होगा। सिंपल है। अब जो मेन यूज है इस पावर का वो तब है जब हम मल्टीपल लेंसेज को इन कांटेक्ट देखते हैं। वो कैसे, उसके लिए आप आगे देखिए। अब इस फिगर में हमें पढ़ना है कि व्हाट विल हैपन इफ लेंसेज आर इन कांटेक्ट। तो आपको दिख रहा है साफ कि यहाँ पर दो लेंसेज हैं, एक कॉनकेव लेंस है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, मतलब ये एक आपका डाइवर्जिंग लेंस हुआ, एक आपका कन्वर्जिंग लेंस हुआ। वैसे ये एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ मैं, हम दो लेंसेज लगातार कन्वर्जिंग भी ले सकते हैं, दो लेंसेज लगातार डाइवर्जिंग भी ले सकते हैं, दो से ज़्यादा लेंस भी ले सकते हैं, मतलब कोई भी केस पॉसिबल है। सिंपल रिजल्ट ये हमारे पास आता है आफ्टर बेसिक डेरिवेशन, मैं वो अवॉइड कर रहा हूँ फिलहाल अभी यहाँ पर, कि 1/f। f का मतलब हुआ कि अब जब ये दो लेंसेज एक साथ कंसिडर किए जाएंगे तो जो इफेक्टिव रिजल्टेंट कह सकते हैं आप उसको, जो रिजल्टेंट फोकल लेंथ होगा दैट इज योर कैपिटल F। तो 1/f जो होता है दैट इज सिंपली 1/f1, यानी कि फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस, प्लस 1/f2 फोकल लेंथ ऑफ सेकेंड लेंस। अब अगर फर्स्ट लेंस का फोकल लेंथ f1 है तो हो सकता फिर 1/f1 के हिसाब से लिख सकते हैं कि इसका पावर क्या होगा, इसका पावर हो जाएगा p1, और सेकंड लेंस के लिए 1/f2 क्या हो जाएगा, सेकंड लेंस का पावर p2, यानी कि ये क्या हो गया, ये हो गया इस कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव पावर। तो इफेक्टिव पावर इज बेसिकली p1 प्लस p2, यानी कि सिंपली आपको क्या करना है कि अगर मान लीजिए आपके पास ऐसे चार लेंसेज हैं, लेट्स से यू हैव 4 लेंसेज, तो 4 लेंसेज में इफेक्टिव पावर क्या हो जाएगा, इफेक्टिव पावर विल बी p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस p4। तो ऑटोमेटिकली फिर उस केस में इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, 1/f इफेक्टिव विल बी 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस 1/f4। ओके, तो इट्स वेरी सिंपल। जस्ट ध्यान में आपको एक बात रखना है कि दीज लेंसेज आर इन कॉन्टैक्ट, यानी कि इन दोनों लेंसेज के बीच में किसी तरह का कोई गैप नहीं होना चाहिए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस तरह से अरेंजमेंट होना चाहिए इनका। ओके, तो ये सिंपल रिलेशन आप लेंसेज इन कॉन्टैक्ट के बारे में ध्यान रखें। अब हम लास्ट में एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये सवाल हमारे सामने है जहाँ पे आपको एक बिकर दिया हुआ है, एक बिकर के अंदर पानी है, पानी का जो हाइट है बिकर के अंदर दैट इज d, और बिकर के बॉटम से h डिस्टेंस पर आपको साफ दिख रहा होगा कि एक मिरर दिया हुआ है, ठीक है, प्लेन मिरर। अब पूछा आपसे ये जा रहा है कि फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ बॉटम ऑफ बिकर फॉर्म्ड बाय द मिरर, यानी कि ये जो बॉटम सरफेस है, इस बॉटम सरफेस का इमेज इस प्लेन मिरर के थ्रू कहाँ पर बनेगा। ओके, तो ऐसा सवाल हमने पहले भी देखा है, इट्स बेसिकली रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्लेन सरफेस। यहाँ पर एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ का कॉन्सेप्ट आता है। तो मतलब आप पूरे बिकर का इमेज निकालिए, या फिर मान ले सकते हैं कि यहाँ पर बिकर के बॉटम पे लेट्स से एक ऑब्जेक्ट है एकदम बॉटम पे, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे बनेगा। तो पहली चीज़, हमें लाइट कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए, हमें लाइट स्टार्ट करनी चाहिए जहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा, तो लाइट हमारी ऐसे निकलेगी। ओके, अब जब लाइट ऐसे निकलेगी तो जाहिर सी बात है इस लाइट को सबसे पहले इस सरफेस पे, जैसे इस सरफेस से पास करेगी वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि इसके नीचे वाटर है और ऊपर में क्या है, ऊपर में एयर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, 1 होता है। तो यहाँ पर आएगा रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होगा, रिफ्रैक्शन की वजह से एपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट आएगा। तो हम इससे पहले इस तरह के सवाल कर चुके हैं जहाँ पर हमने को निकालना था एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ। तो आप सिंपल लॉजिक लगाओ कि जब पानी के थ्रू देखा जाएगा तो ये ऑब्जेक्ट जितनी गहराई पर है, जिस डेप्थ पर है, डेफिनेटली उस डेप्थ से थोड़ा ऊपर दिखाई देगा, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। यानी कि इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो बॉटम पे नहीं बल्कि थोड़ा ऊपर दिखाई देगा। वो कितना ऊपर दिखाई देगा, उसके लिए क्या रिलेशन हमारे पास है, हम जानते हैं कि उसके लिए रिलेशन ये है हमारे पास कि एपरेंट डेप्थ जो हो जाएगा
वो कम हो जाएगा इन कंपैरिजन टू रियल डेप्थ। कितना कम हो जाएगा? दैट विल बी रियल डिवाइड बाई जस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर इसको हमें फॉर्मूले के हिसाब से भी चलना है तो फॉर्मूले के हिसाब से हमने पता था कि एपरेंट अपॉन रियल ये क्या होता है। अब फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ये एपरेंट अपॉन रियल क्या होता है? इट्स म्यू टू अपॉन म्यू वन। अब म्यू टू क्या है? सेकंड मीडियम के लिए एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या 1, और म्यू वन क्या है? फर्स्ट मीडियम यानी कि जहाँ पर ऑब्जेक्ट है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या म्यू। तो यहाँ से भी आपको क्या आ रहा है? एपरेंट आपको आ जाता है रियल अपॉन म्यू, यानी कि रियल डेप्थ डी है यहाँ पर, तो एपरेंट डेप्थ हो जाएगा डी अपॉन म्यू। तो बेसिकली इस सरफेस के डी अपॉन म्यू डिस्टेंस नीचे आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। फेयर इनफ। सो दिस डिस्टेंस इज रेड लाइन इज बेसिकली नाउ डी अपॉन म्यू। एक बार इस सरफेस को क्रॉस हो गया वाटर से आती हुई लाइट, तो उसके बाद फिर क्या बचता है? फिर तो कुछ नहीं है, फिर तो हर जगह एयर ही एयर है। जब हर जगह एयर ही एयर है तो फिर सीधा यहाँ से वो यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो अब जब फाइनली वो यहाँ पर पहुँचेगा मिरर पे, तो मिरर को क्या लगेगा? वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके आया है। ये जो लाइन बीच में बचती है ये कितनी इसकी लेंथ होगी? टोटल h है और यहाँ से यहाँ तक d है, यानी कि इस लाइन की लेंथ होगी h माइनस डी। तो बेसिकली मिरर के सामने कितना डिस्टेंस है? मिरर के सामने इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो जाएगा h माइनस डी प्लस डी अपॉन म्यू। जो कि मिरर तक जो लाइट पहुंच रही है वो बेसिकली इस ऑब्जेक्ट से नहीं पहुंच रही है, बल्कि एक्चुअल में इस ऑब्जेक्ट के इमेज से पहुंच रही है बिकॉज ऑफ दिस रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन की वजह से मिरर को लगेगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। जब भी आप बाहर से देखते हो तो आपको ऑब्जेक्ट थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, तो रिफ्रैक्शन की वजह से मिरर को लगेगा कि ऑब्जेक्ट है डी बाई म्यू प्लस एच माइनस डी डिस्टेंस पर। अब हमें बताया कि प्लेन मिरर का इमेज फॉर्मेशन का रूल क्या है। प्लेन मिरर क्या करता है कि ऑब्जेक्ट जिस डिस्टेंस जितना उसके सामने है वो इमेज फॉर्म कराएगा ठीक एग्जैक्टली उतना ही पीछे। यानी आप कह सकते हो कि जो इमेज फॉर्म होगी वो दिस डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, मिरर के ठीक पीछे इतना डिस्टेंस जाना है h माइनस डी प्लस डी बाई म्यू, वहां पर आपकी इमेज फॉर्म हो जाएगी। तो सिंपली सवाल था, जस्ट आपको रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्लेन सरफेस का ध्यान रखना है। ओके देन आगे अब आप प्रैक्टिस के लिए जेई मेन के क्वेश्चंस या जेई एडवांस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, या किसी भी अच्छे बुक से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। जितनी भी थ्योरी थी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की हमारी सारी वो कवर हो चुकी है। बाकी क्वेश्चंस के लिए फिर आगे हम और वीडियोस क्रिएट करते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।